बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सारी चीज़ों पर आज फिर से गुफ्तगू करेंगे। खेलों की दुनिया से बहुत सारी खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आपको बताना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 क्रिकेट की नई रैंकिंग जो हैं वो जारी कर दी हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो एक दर्जा उनकी तनज़ली हुई है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, मैं बड़ा सरप्राइज़ था कि T20 क्रिकेट को लेकर हमने बहुत सारी बात की है ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ के बाद, लेकिन अब क्योंकि आज हम रैंकिंग्स की बात करें तो इसमें हम मेरा ख्याल है कि आज ये ज़रूर स्टडी करना चाहिए कि जो रैंकिंग्स को डोमिनेट कर रहे हैं T20 बैटिंग, बॉलिंग या ऑल राउंड में, उनके जो एवरेजेस और स्ट्राइक रेट्स हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी एक क्लिप भी सर्कुलेट कर रहा था जहाँ पर ये कहा जा रहा था, एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर है जिन्होंने बात की कि स्ट्राइक रेट्स मैटर करते हैं, आपको मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। अगर आप 200 चेस कर रहे हैं तो उसी तरह की इंटेंट से शुरू करना है। और फिर एक सवाल जो सैयद मोहम्मद अवैस हमेशा करते हैं कि जी पावर प्ले को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन इसका एक और पहलू ये भी है कि जब हम पावर प्ले यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो फिर विकेट्स जो हैं उनका एक अंबार लगता है और फिर टीम जो है वो बिलो पार आउट भी हो जाती है। तो T20 क्रिकेट में क्या अप्रोच होनी चाहिए, मेरे पास एक ज़ाती राय ज़रूर है, वो भी मैं शेयर करूँगा, देखेंगे वो कितनी मुस्बत साबित हो सकती है कि नहीं। लेकिन इस पर T20 क्रिकेट पर ख़ास तौर पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, जहाँ पर भारत जो है उसकी हकदर्मी जारी है। उसके बारे में एक और बात भी आपके साथ हमने तफसील में करनी है, वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब वोटिंग की तरफ जाने वाला है। और अगर ये बात वोटिंग तक जाती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी राब्ते हुए हैं मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड से जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वोटिंग के ज़रिए तो मुझे लगता यही है कि पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी है। अब देखना यही होगा कि ICC का क्या रोल होता है। ICC अपना किरदार अब तक अदा नहीं कर पाया और इसी पर हम ज़रूर आज फोकस करेंगे। उसके बाद आपसे और बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के बारे में जो वनडे और T20 सीरीज़ खेलने के लिए जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ होनी है सबसे पहले, उसके बाद जो है हम T20 सीरीज़ भी देखेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि 24 नवंबर को पहला वनडे इंटरनेशनल जो है वो खेला जाएगा। तमाम तर नज़रें टीम पर ज़रूर हैं कि अच्छा मौका है कि आप जो है अब अपनी कुछ बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर सकते हैं। वनडे में पाकिस्तान को डोमिनेट तो करना चाहिए, T20 में ख़ास तौर पर मुझे लगता है बड़ा एक बैलेंस मुकाबला होगा। बड़ी अच्छी साइड है जिम्बाब्वे की, वो भी 3 से 4 डेब्यूज़ देख रहे हैं, तो एक ज़बरदस्त सीरीज़ होने वाली है। उसके बाद आपसे बात करनी है टेनिस की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर जो कि है राफेल नडाल, जिनके बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। ऑलमोस्ट करियर का उनका आखिरी मैच ही कह सकते हैं जिसमें उनको शिकस्त हुई और लगता यही है कि अब उनका करियर जो है वो इख्तिताम को पहुंच गया है। माजी में हमने देखा है कि जो राफेल नडाल और रॉजर फेडरर की राइवलरी रही है, इसने टेनिस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। उसके बाद फिर एक चेंज ऑफ द गार्ड शुरू हुआ जहाँ पर सबसे पहले एंडी मरे आए, कुछ अर्सा उन्होंने डोमिनेट किया और फिर नोवाक जोकोविच की बारी आई। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी नडाल और फेडरर जो हैं वो खेलते रहे और कुछ ना कुछ जीतते रहे। फेडरर पहले खैराबाद कह गए टेनिस को और नडाल ने अब जाकर फैसला किया है। बहुत ज़्यादा इंजरी का शिकार रहा है इनका करियर, बड़े इंजरी प्रोन रहे हैं, लेकिन द किंग ऑफ क्ले कोर्ट एज सिंपल एज दैट। और एक शानदार करियर है जो अपने इख्तिताम को पहुंचा है एल मैटाडोर का, और मुबारकबाद उनको उनके करियर के लिए। और मेरे ख्याल से जितने भी सच्चे टेनिस फैंस हैं, जो भी शायकीन टेनिस हैं जिन्होंने शुरू से टेनिस जो है वो फॉलो की है, वही जानते हैं कि जो नडाल का इम्पैक्ट था टेनिस पर वो क्या था। तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको इन तमाम चीज़ों से आगाह भी करेंगे। सबसे पहले एक ख़बर आपसे और भी शेयर करनी है। इससे पहले मैं मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ कि हमारे साबिक क्रिकेटर और एम्पायर नज़ीर जूनियर जो हैं वो वफ़ात पा गए और गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर आप बात करें तो चेयरमैन PCB जनाब मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी इजहार अफसोस किया इसके ऊपर, और वो दुआगो भी थे उनके अहल खाना के लिए और उनकी मग़फ़रत के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी गहरे दुख का इजहार किया और उन्होंने भी दुआ की कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनके अहल खाना को सब्र अता करे। काफ़ी अफसोसनाक ख़बर है, लेकिन बहुत सारी खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नज़ीर जूनियर साहब की, और हम भी उनके अहल खाना के लिए और उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ गो हैं। पैनल का तारुफ़ आपसे कराते हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम साबिर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सर, हमने ज़रूर डिस्कशन स्टार्ट करनी है T20 रैंकिंग से, लेकिन आज एक अफसोसनाक खबर आई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑब्वियसली जी ख़िदमात काफ़ी ज़्यादा है उनकी, और आई होप कि PCB सपोर्ट करता रहे आगे भी उनकी फैमिली को, और
उनके लिए बस दुआ ही है, दुआए मग़फ़िरत है, और फैमिली से हम अफसोस करते हैं, उनका लॉस है। आई होप कि अल्लाह ताला सब्र दे और हिम्मत दे इसको झेलने की। बिल्कुल। ओवरऑल T20 रैंकिंग्स के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक मवाजना करना होगा कि जो लोग डोमिनेट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और इससे माजी में हम चले जाएं तो एक पॉइंट ऐसा था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर ऑलराउंडर्स की जो कैटेगरी थी और बैटिंग और बॉलिंग में भी टॉप 10 के अंदर हमारे काफ़ी प्लेयर्स रहे हैं, कुछ प्लेयर्स ने डोमिनेट भी किया। अब ऑफ कोर्स आई थिंक एक दर्जा नीचे तो ज़रूर आए हैं कुछ प्लेयर्स, लेकिन बात फिर भी वही है कि ओवरऑल इम्पैक्ट T20 क्रिकेट का, क्योंकि एक बड़ी डिबेट सी छिड़ गई है ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ के बाद, जहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि अब एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 50-100 मैच खेले हों, अब हमें देखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट प्लेयर्स कैसे होते हैं, कौन है इम्पैक्ट प्लेयर्स, उनका एक पूल बनाया जाए। आप कैसे इसको बैलेंस करेंगे? देखिए, एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत है, पर आप एक्सपीरियंस काउंट किसको कर रहे हैं वो सबसे अहम सवाल है। क्या हम वनडे और T20 इंटरनेशनल को ही खाली एक्सपीरियंस काउंट करें, या हम लीग क्रिकेट, जो कि अब जो बेस्ट प्लेयर्स हैं दुनिया में वो लीग क्रिकेट खेलते हैं, या हम उसके भी एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखेंगे। और ख़ाली नंबर ऑफ़ मैचेस से फ़र्क नहीं पड़ता, आपने वो नंबर ऑफ़ मैचेस खेले किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से, आपको वहाँ से प्लेयर्स को पिक करना है। आज से 5 साल पहले की या 10 साल पहले की बल्कि मैं बात बताऊँ कि इवन वुमेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में उनका एक सेट क्राइटेरिया था कि हमने T20 के जो पहले 5 बैटर्स होंगे उनकी मिनिमम स्ट्राइक रेट 120 होना चाहिए। उससे नीचे पे जितने मर्जी आपकी एवरेज अच्छी हो, आपके रन होंगे, हम आपको सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। डिपेंडिंग ऑब्वियसली कि उनकी पिचेस ज़रा बैटिंग फ्रेंडली होती हैं, किन ग्राउंड्स पे वो खेल रहे हैं, और हर ग्राउंड्स के हिसाब से वो एडजस्ट ज़रूर करते होंगे उसको, पर एक जनरल क्राइटेरिया ये था उनका। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने नंबर ऑफ़ मैचेस जब पिक करने हैं, सैम्पल साइज़ पिक करना है, तो आपने उस स्टाइल ऑफ प्ले को भी देखना है कि किस तरीके से खेला गया। अगर आपकी रन बॉल एवरेज है, स्ट्राइक रेट है एक ऐसे ग्राउंड पर जहाँ पर 120 पार स्कोर है, तो इसका मतलब है आप बड़ी ज़बरदस्त आपने बारी की है। पर अगर आपकी रन बॉल या 120 का भी स्ट्राइक रेट है एक ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पे 180-190 बनता है, तो फिर आपके वो रन्स टीम के इतने काम नहीं आते। तो ये बहुत इन डेप्थ जाके देखना पड़ता है, और इसीलिए मेरे ख्याल से कप्तान और कोच का जो वोट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देख रहे होते हैं और वहाँ से वो बेहतर फैसला करके बता सकते हैं। तो आई थिंक ये इसीलिए सिलेक्शन हमेशा इतना बड़ा एक कंट्रोवर्सी रहती है सिलेक्शन में, क्योंकि कोई एक फार्मूला नहीं है जो आप किसी भी टीम के ऊपर लगा दें और आपको बेस्ट प्लेयर्स मिल जाएंगे। आपको उसको इन डेप्थ देखना पड़ता है, और यही है कि मॉडर्न डे के अंदर ऑलराउंडर्स की भी जो आपने बात की वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और आपके पास जब 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं कम बैक करने के लिए, तो प्लेयर ज़्यादा फ्री खेल सकता है कि चलो मैं बैटिंग में फुल ऑन जाऊंगा, अगर ना हुआ तो मैं बॉलिंग में कर लूँगा, बॉलिंग में नहीं कर सका मैं बैटिंग में कर लूँगा। तो खाली जो प्योर बैटर्स होते हैं वो थोड़ा सा शायद हेजिटेंट वे ऑफ प्ले से खेल सकते हैं, जिससे नंबर ऑफ़ बॉल ज़्यादा हो जाती हैं। तो वहाँ पर हमें एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी, और वो प्लेयर्स जैसे हम फ़खर जमान की बात करें, हम साइम अयूब की बार बात करें कि आप उनके इम्पैक्ट को देखें, उनके स्ट्राइक रेट को देखें, तो ये हमें आगे जाते वक्त, क्योंकि 2 साल हैं अभी वर्ल्ड कप के अंदर, 1.5 साल है, तो हमें जाते हुए ये देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह का एक कॉम्बिनेशन चाहिए वहाँ। अच्छा, आपने 2 अहम जो सतून बताए हैं सिलेक्शन के T20 में, हमने उन दोनों से ही पावर्स ले ली हैं, तो हम तो खैर वो बॉक्स भी नहीं टिक कर रहे। लेकिन वैसे ये बड़े अरसे से एक डिबेट चलती आ रही है। आपका खदशा जो है वो अपनी जगह बरकरार है कि पावर प्ले में क्या होता है, मेरा खदशा ये है कि पावर प्ले के बाद क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज बनता है ओवर नंबर 7 से ओवर नंबर 15 तक, हाँ, जहाँ पर हम स्ट्रगल करते आए हैं। अब इम्पैक्ट बड़ा ज़रूरी हो गया। इम्पैक्ट से मुराद ऐसे ही प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान की जिस तरह इन्होंने बात की, साइम अयूब हो गए, आप बेंच स्ट्रेंथ को बिल्कुल ट्राई करें, लेकिन कितना ज़रूरी है कि अब हम जो हमारा ऑब्सेशन है एवरेजेस के साथ उसको अलग रखें और फिर सोचें कि T20 जो है वो स्ट्राइक रेट्स पर मबनी है, और खुदारा ये कहना बार बार छोड़ दें कि वाइट बॉल क्रिकेट, ODI इज समथिंग एल्स, T20 इज समथिंग एल्स। देखिए अहमद भाई, हमारे थोड़ा सा एक अलमिया अनफॉर्चुनेट एक मसला ये है कि हम लोग ज़्यादातर शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो बार बार कोच बात करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और अपना आप कर लें कि उस पर बहुत ज़्यादा हम चलते हैं। हमारे पास गिने चुने प्लेयर्स हैं जिनको हम बार बार डिस्कस करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को मनवाया भी हुआ है। अगर आप T20 मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो 135, 132 जो स्ट्राइक रेट है, मैं पढ़ भी रहा था उस दिन, इट्स अ नॉर्मल स्ट्राइक रेट इन T20 की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें आपके फ़खर जमान भी लाया करते हैं। ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान को मिस किया पाकिस्तान ने, इस पर कोई दोहराई नहीं आपकी। बाबर आजम भी लगभग उसी के करीब पड़ते हैं। आपने खुद एक बेंच लाइनअप बनाया, आपने कहा हमें स्ट्राइक रेट बैट्समैन चाहिए, हाई स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं थी।
इनकंसिस्टेंट ज़रूर था वो। हारिस था एक जिसका 150 के करीब स्ट्राइक रेट था, आपने उसको खुद ही ड्रॉप किया साइड से, तो आपने जो आने वाले स्ट्राइक के जो प्लेयर्स हैं जो कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर सकते हैं, आपने उनको क्या पैगाम दिया? आपके सामने की बात है जो आपने हारिस के साथ किया। मैं इतना हैरान था देख के कि जितनी इस वक्त क्रिकेट खेली जा रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करो, मनसी जोनसे जो स्कॉटलैंड के प्लेयर हैं, ही टचेज अराउंड 180 to 200 स्ट्राइक रेट। वो बहुत बड़ा तगड़ा स्ट्राइक रेट होता है जो एक बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन को चाहिए, जो आप बात करें। क्योंकि मेरे लिए ज़रूर मिडल ऑर्डर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मिडल ओवर्स में जहाँ पर आके स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर आपका स्ट्राइक रेट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इनिंग्स आप बढ़ाते हो। अगर आपकी इजाजत हो मैं ऐड कर दूं कि आपके ख्याल में फिर इसमें सक्सेस और फेलियर का रेशो क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे लिए बड़ा सिंपल है, जिस तरह आपने हारिस की बात की, मुझे तो लगा कि कंप्लीट मॉडर्न डे क्रिकेटर हो सकता है, लेकिन वो फेलियर को हमने इतना ज़्यादा उठाना शुरू कर दिया कि नहीं भाई नहीं हो पा रहा, कि वो बिल्कुल ही डिस्कार्ड हो जाता है। और साइम जिसको हम रेट कर रहे थे T20 क्रिकेटर, उसको हम टेस्ट में ले आए, और वो मेरे ख्याल से अगर वो वनडे में ये हम ना जीतते वनडे सीरीज तो शायद वो भी नजर आ रहा था कि करियर उनका जो है खतरे में पड़ गया। अहमद भाई, इससे थोड़ा सा 1 साल 2 साल पहले पीछे चले जाओ ना, जब शाहीन्स के टूर खत्म हो गए थे, तो आपको याद हो हमने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा था, वो था PSL। बिल्कुल। PSL से हम लड़का उठा के उसको टेस्ट कैप फेंकते थे कि भाई आओ आके टेस्ट सीरीज खेल लो। आपके सामने बहुत से एग्जांपल्स है, मूसा सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आज तक वो नजर नहीं आपका था। डोमेस्टिक में भी बस एक नाम रह गया कि मूसा खेल रहा है अपना रीजन की तरह से लगा हुआ करने। आपने बहुत ज्यादा कैप्स फेंकी, आपने वो टेस्ट क्रिकेट एक समथिंग एल्स जहां पर 4 डे क्रिकेट काउंट होती है, 1 डे क्रिकेट भी डिफरेंट चीज है। T20 के अंदर मैंने कहा ना, जो नॉन टेस्ट नेशंस को ज्यादा स्टडी करता हूँ, इसलिए खेला हुआ मैं उनको देखता रहता हूँ, वो फिगर ज्यादा ये नहीं करते इस वक्त कि कितना लड़का ज्यादा मैचेस खेला हुआ है, वो ये देखते हैं कि यार अगर उसने 20 मैचेस भी खेले, 20 मैचेस में उसने स्ट्राइक रेट को कितना मेंटेन करके रखा है। स्कॉटलैंड की बात मैं करूं कि स्ट्राइक रेट कितना मेंटेन, या आप चलें यूएई के ओपनर की बात करें, मोहम्मद वसीम की मैं बात कर रहा हूं, वसीम की बात कर लें कि स्ट्राइक रेट को कितना मेंटेन करके रखा है, जो कि आपके लिए ज्यादा काउंट होती है। मैंने कहा ना, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं, मैं मजर अरशद का कोट करूंगा, उसने बड़ी एक अच्छी बात लिखी थी। उसने कहा कि जिस वक्त आप डोमेस्टिक सीजन के अंदर आप बॉल्स चेंज करते हो, आप PSL के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट बैट्समैन का ले आते हो, क्यों नहीं आप हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करवाते, उसके लिए रिवॉर्ड क्यों नहीं करवाते, ताकि उस चीज को भी प्लेयर्स मेंटेन करें, मीट करें उसको। लेकिन फिर मसला यही है कि क्रिकेट बोर्ड का जो एक इशू है कि आप एक स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन लेके आते हो, 1-2 इनिंग्स वो खराब खेलता है, प्रेशर एक बिल्ड स्टार्ट हो जाता है, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं था, ये किस तरीके की शॉट खेल रहा है। मैं उसको कंपेयर नहीं करूंगा मैथ्यू वेड के साथ, लेकिन हारिस और मैथ्यू वेड, जब मैथ्यू वेड नया ऑस्ट्रेलिया के लिए आया था, आपको याद हो उसका यही इशू था, ज्यादा रन्स नहीं बनाना, 15-16 रन्स, रैश शॉट खेलना, 30 पे जाके रैश शॉट खेलना। उसको ओपन भी करवाया, मिडल में भी खिलाया, डाउन दी ऑर्डर भी खिलाया, आपके सामने स्टिक अराउंड करके रखा ना, उसको सेटअप में रखा, आखिरकार तगड़ा प्लेयर होकर उसने वर्ल्ड कप तक, आपको पता पाकिस्तान को जिस तरीके से फेंटा लगाया था उस तक वो लेके गया। आपको लड़के के साथ स्टिक अराउंड रहना पड़ता है, उसको फीड करना पड़ता है। हमारा मसला, मैंने कहा ना कि हम इतना ज्यादा डीमोटिवेट लड़के को कर देते हैं कि उठना ही नहीं चाहता। एक 150 के स्ट्राइक रेट बैट्समैन को आप अगली सीरीज में ड्रॉप कर देते हो, उस पर इतनी ज्यादा आप दिखाते हो कि यार हाँ तुम कप्तान हो पाकिस्तान शाहीन्स के, उसको 2 सीरीज करवाते हो, उसके बाद आप फिर ड्रॉप कर देते हो उसको। तो आने वाले लड़कों के लिए क्या पैगाम दे रहे हो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक डेजिग्नेशन आपको याद है एक निकली थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो ये था कि पावर हिटर कोच कहां पर गया आज तक आपको नहीं पता। पाकिस्तान में फिर वापस दफन हो गया जब से मैथ्यू हेडन आए थे, और जिन्होंने हेडन के साथ काम किया था, मैं उनके साथ बैठा हूं, मैंने बात भी की थी जब शो कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि मैथ्यू हेडन ने आसिफ अली और हारिस को एक चीज टारगेट दी थी, वो ये था कि मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे रन्स चाहिए कि तुम दूसरी जाके टीम को इतना डैमेज कर दो, बेशक 32 करो लेकिन डैमेज कर दो, ताकि उनको पता हो। आपने कुछ प्लेयर्स का बड़ा अच्छा नाम ले लिया, मैं इसका जरूर एक मुवाजना करूंगा। साबिर आपके पास आऊँगा सवाल के साथ, लेकिन कुछ डेटा है जो शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम 2024 की बात करें, क्योंकि अभी तक हम नवंबर तक पहुंच चुके हैं, तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट्स रहे हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, और मैं टॉप 10 की सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप, बड़ा सिंपल है, सूर्य कुमार यादव 168.6 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे, फिल सॉल्ट 165 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे, और उसके बाद जायसवाल हमें 164 के स्ट्राइक रेट से नजर आए, आंद्रे रसल 163, टिम डेविड 163, 160 फॉर ट्रेविस हेड, इंग्लिश 160, Riley Rousseau 159, Finn Allen, this is across, not just international cricket, across, तो 158 और कॉलिन मुनरो 156, यानी 155 से ही ऊपर हैं टॉप 10 का जब आप बेंचमार्क निकालते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारा डेटा इसमें फिर जब आप पिछले वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड्स देखेंगे तो यूल बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पर हमारे कितने नाम थे और हमारा क्या। तो ये एक बड़ा स्टार्क डिफरेंस है साबिर, और हम बार बार बात करते रहे कि हम ये नहीं कहते कि आप आकर बस रैश शॉट्स मारें और आउट होकर वापस चले जाएं, लेकिन बड़ा ज़रूरी हो गया कि मॉडर्न डे क्रिकेट की एवोल्यूशन, खास तौर पर T20, अब स्ट्राइक रेट्स पर फोकस करें।
एग्जैक्टली मैं सब देखें ये काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चलता आ रहा है पाकिस्तान के, क्योंकि शायद हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही किस तरीके से बाबर आजम रिजवान परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने हर कंडीशन में परफॉर्म किया, चाहे साउथ अफ्रीका हो, आई मीन इंग्लैंड हो, उसके अलावा आपको याद होगा पाकिस्तान में हो, यूएई हो, तो इन दोनों ने ऐसा परफॉर्म किया था पाकिस्तान के लिए, शायद पाकिस्तान को बाकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। जब इनका फेलियर शुरू हुआ उसके बाद कुछ चीज़ आइडेंटिफाई करना शुरू किया और हमने नंबर ऑफ़ चांसेस दिए, इनकन्सिस्टेंसी की हमने बेतहाशा मिसाल हमारे पास कायम है, चाहे ओपनर्स हों, चाहे मिडल ऑर्डर्स हों, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो। तो कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम हमारा काफ़ी अरसे से चलता रहा। अभी जहाँ तक स्ट्राइक रेट की बात करें तो हम दुनिया से काफ़ी पीछे हैं। अब अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड, जिस तरीके से आपने नाम लिए जिन खिलाड़ियों के मिनिमम जो आजकल जो बेंच मार्क है वो 150 145 स्ट्राइक रेट होना चाहिए, चाहे आप ओपनर हो, चाहे आप मिडिल ऑर्डर में खेलते हो, क्योंकि आपके 20 ओवर्स की यूटिलाइजेशन बड़े प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। मैथ्यू हेडन की जिस तरीके से अवैस ने बात की वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आपके पास पावर हिटर आजकल कौन है। हमने बैडली स्ट्रगल किया है, छोटी टीमों के खिलाफ हम लोगों ने स्ट्रगल किया, चाहे आयरलैंड की सीरीज़ हो, चाहे हमारा यूएसए का वर्ल्ड कप हो, तो हमने काफ़ी अरसे से स्ट्रगल किया। तो हमारे पास देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेयर्स बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि प्लेयर्स को जल्दी लेके आते हैं और हम उनके ऊपर पीसी भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो कहीं ना कहीं से फिर इन्वेस्टमेंट के बाद आप उनको एकदम से बिल्कुल फारिग कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हारिस की आपने मिसाल दी, आसिफ अली की आपने मिसाल दी, देखें फेल्यूर बेतहाशा खिलाड़ियों के थे, सूर्य कुमार यादव के कितने फेल्यूर हुए थे, डेविड वार्नर के कितने फेल्यूर थे, मैक्सवेल के कितने फेलियर, मैक्सवेल के देख लें, फिलिप साल्ट के आप देख लें इंग्लैंड की तरफ से, इवन फिन एलन के देख लें। ये वो खिलाड़ी हैं, मैथ्यू वेड की इन्होंने बात की, बिल्कुल बजा है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके क्रिकेट बोर्ड को सेटअप को पता है कि ये हमारे कितने इंपैक्टफुल प्लेयर हैं। जो आपके पास इंपैक्टफुल प्लेयर्स होते हैं वो हर मैच आपको नहीं जिता सकती। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक ही इम्पैक्ट प्लेयर था। ओडीआईज की बात करें, फ़खर जमान, देखिए फ़खर जमान टाइम बेशक लेते हैं मगर उसको कवर अप कर लेते हैं, चाहे ओडीआईज हों चाहे T20s हों। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आइडेंटिफिकेशन कर लें, पूल बना लें, ताकि वो खिलाड़ी हों जो कि कम से कम आपका T20s के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे T20 के खिलाड़ी हैं वो अच्छा काफ़ी स्ट्राइक रेट पर फोकस करते हैं, जब हम उनको फिर ज़बरदस्ती ओडीआईज में लेके आते हैं फिर अपनी गेम चेंज करते हैं। हैदर अली की मिसाल से यूज की ज़बरदस्ती ओडीआई में लेकर, एग्जैक्टली हैदर अली को देख लें, हैदर अली काफ़ी अपने शॉट्स खेलते, अंडर 19 के सेटअप से वो आया था बच्चा, हमने फिर उसको ज़बरदस्ती ओडीआई में लेके, उसका नंबर नहीं था सेट, उसने इंग्लैंड के खिलाफ 50 भी किया था, आपको याद होगा जब इंग्लैंड में कोविड के दौरान हम गए थे। देखिए खिलाड़ी वो अच्छा था, हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं सही तरीके से नहीं करते, हम लोग प्रॉपर टाइम नहीं देते, तो शायद हम लोग उनको लड़कों को परख नहीं पाते, या हमारे पास वो सिलेक्शन कमेटी नहीं है जो कि लड़कों को आइडेंटिफाई करे कि ये फ्यूचर के पर्सपेक्टिव हमारे लिए कितना इंपैक्टफुल हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी फुकदान है। एक और मजे का आपको स्टैट बताता हूँ, अवैस इस पे काफ़ी हंसेगा कि अगर आप ओवरऑल पाकिस्तानी बैटर्स के T20 करियर स्ट्राइक रेट्स उठा लें तो एक ही साहब है जिन्होंने 150 का बेंचमार्क क्रॉस किया था, वो शाहिद अफरीदी थे। और उसके बाद जो आपको सबसे हाईएस्ट नजर आता है वो 139.71 वो शादाब खान का है। अब आप खुद अंदाजा लगा दें कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी करंट लॉट में बात करेंगे ऑब्वियसली, अब फ़खर जमान का चले हम कह लेते हैं कि 132, उसके बाद आप देखेंगे कि बाबर आजम है जिनका स्ट्राइक रेट 129, और फिर ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान के ऊपर आ जाते हैं, वो भी 120 से ऊपर ही। लेकिन एक बड़ा वाज़ेह फर्क, भी होना चाहिए मैं कुछ नाम सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट से मुझे लगता है वो नीचे जाके हाँ, नहीं शाहीन शाह अफरीदी का भी बहुत बेहतर है। तो ये अब ये जो देखें, मैं कुछ प्लेयर्स का बड़ा एक वाज़ेह मुवाजना कर सकता हूँ, जिस तरह उन्होंने कुछ नाम लिए। इसमें सबसे बड़ी मिसाल मैक्सवेल की नज़र आती है कि ऑस्ट्रेलिया ने फैसला कर लिया कि चलें 10 में से 8 फेलियर होंगे, लेकिन जो 2 मैचेस जिताएगा वो सिंगल हैंडेडली जिताएगा, मतलब इतनी लंबी लीश उसको दे दी। हमारे यहाँ पे होता ही है कि आसिफ अली जैसा प्लेयर अगर हमें मिलता है जिसका काम सिर्फ 12 गेंदों पर आकर 30 करना, या 7 गेंदों पर आकर 6 गेंदों पर आकर 18-20 करना है, तो हम इमीडिएटली उसको एवरेजेस पे रेट करना शुरू कर देते हैं कि जिस दिन उस बेचारे की नंबर 4 पर बारी आ जाएगी क्योंकि लाइन लग गई, तो उस दिन उसने 50 क्यों नहीं किया। यही हमने इफ्तिखार अहमद के साथ किया, यही खुशदिल शाह के साथ किया। तो ये किस तरीके का हमारा एक वो वेट स्केल है जिस पर हम ये प्लेयर्स को वेट कर रहे हैं? उसका रीज़न ये कि देखिए इंटेंशन होती है आपका किसी को टीम में खिलाने की और ड्रॉप करने की। हमारी इंटेंशन जब तक टीम के लिए नहीं होगी, पाकिस्तान के लिए नहीं होगी, तब तक प्रॉब्लम होगा। हमारी बहुत सी सिलेक्शन होती है लॉबिंग के ऊपर, कैंपेन्स चलती हैं, कराची से चलेगी, लाहौर से चलेगी, इस्लामाबाद से चलेगी, प्लेयर्स के पीछे एक कैंपेन चलती है, पहले एक प्लेयर को खिलाया जाता है फिर दूसरे को बिठाया जाता है। तो जब तक आप एक सोच समझ के पाकिस्तान टीम के लिए फ़ैसला नहीं करेंगे और उस पर स्टिक नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको हमेशा से होती रहेंगी, क्योंकि बहुत से क्रिकेट गेम ही ऐसी है कि 11 का बहुत डिफरेंट किस्म का कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप 4 ऑलराउंडर से भी जा सकते हैं, आप 4 स्पेशलिस्ट बैटर से भी जा सकते हैं, आप 3 स्पिनर से भी जा सकते हैं, तो वो तो आप उसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। पर एक्चुअल चीज़ ये है कि आप आइडेंटिफाई कर लें
20-25 लोग 2 साल के लिए जिसके अंदर आप रहते हुए क्रिकेट खेलेंगे। मैक्सवेल की आपने जिक्र किया, क्रॉस फॉर्मेट से सिर्फ नहीं, मैं अगर एक टीम की बात अच्छा। करती हूँ, अगर मैं एक सेलेक्टर हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं 20-25 लोगों को आइडेंटिफाई करके जिसमें हर एक की अपनी अपनी रिप्लेसमेंट हो, फिर आप उस पूल के इर्द गिर्द अगले 2 साल मूव अराउंड करें और उसमें से ज़्यादातर देखिए, अनलेस कोई बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम 2 सालों के अंदर कोई 40-50 प्लेयर्स को ट्राई कर लेते हैं या 40-45 को ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद हमें एंड पे समझ ही नहीं आती कि हमने ओपन किससे कराना है, फिर हम 4 ओपनर इकट्ठे करके उन्हीं को टॉप ऑर्डर में खिला देते हैं। तो ये नहीं होता, आपको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स करनी है कि इंजरी के टाइम पर आपके पास पीछे एक रिप्लेसमेंट ज़रूर हो, आपके पास इसी तरह फास्ट बॉलर्स की हो, स्पिनर की हो। और जो मैं बात आपको ऑलराउंडर्स की कही थी, शादाब की बात की आपने, शाहिद अफरीदी की बात की, कि ऑलराउंडर्स का फ़ायदा सिर्फ ये हो जाता है कि उनको ये बैक पता होता है कि हम 2 चीज़ में परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो ज़रा और बड़े दिल से खेल सकते हैं। आमिर जमाल को हमने बहुत स्क्रूटनाइज किया कि जी वो बहुत ज़्यादा रन्स दे सकते हैं, मुझे लगता है कि वो एक T20 के बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर बन सकते हैं अगर हम उनको बैकिंग करें, बैक करें, ठीक है। अभी उनके पास स्लोअर वन भी है, उनके पास बाउंसर भी है, उनके पास सारा कुछ है। वो एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि जिस तरह हम बैटर्स की बात करते हैं ना, शॉट सिलेक्शन का मसला है, इसी तरह एज ए बॉलर कि आपने कौन सी वेरिएशन किस बैटर को कब करानी है, उन्होंने सिर्फ वो चीज़ फाइंड आउट करनी है T20 क्रिकेट के अंदर। बाकी उनकी एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, पर वही होता है, हम बैटिंग में उन्होंने अकेले 80-70 करके दिखाया आपको T20 के अंदर, तो फिर आपको पावर प्ले की क्या टेंशन है जब आपको 7वें नंबर का 6ठे नंबर का बैटर 70-80 कर सकता है। तो ये चीज़ें जब हम एक क्लियर माइंड से जाएंगे, और फिर मैक्सवेल की आप बात करते हैं, हम वही बात है, हम सीधा जाके ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करते हैं ना। प्रॉब्लम ये कि उन सारे प्लेयर्स को फिर लीग क्रिकेट की बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हासिल है। हमारे यहाँ पर जो लीग क्रिकेट का एक्सपोजर ले रहा है वो तो पाकिस्तान से रिटायरमेंट के लिए वर्ल्ड कप से पहले आ रहा है, उसके अलावा वो पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल 3 लेटर्स आड़े आ गए ना, NOC, हाँ, तो वो आड़े आ गए। वो जब तक हम इस एक्सपोजर को इकट्ठा नहीं करेंगे कि आपके जो करंट लॉट है, शादाब को बहुत ज़्यादा बाहर बुलाया गया, उनको देखा हमने बिग बैश में, उसामा मीर को देखा बिग बैश जाते परफॉर्म करते, उस्मान कादिर खेलते रहे, उसके बाद उसामा मीर गायब हो गए पूरे सीन से। अच्छा, मैं ऑलराउंडर वाली बात तो वैसे दिल से निकली, हाँ, दिल से निकलती है, दिल से वो तो निकली हमेशा ऑलराउंडर दिल से वाली। निकलती है। ब्रेक पे जाना है, बट वैसे जल्दी से आपसे पूछ लेता हूँ कि 20-25 प्लेयर्स का पूल फॉर एग्जांपल अगर आइडेंटिफाई हो जाता है, या फिर अब जिस तरीके से हमने देखा है कि इरफान नियाजी सीन पर आए हैं और सारे एकदम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सिंगल हैंडली मैच जिता देगा, नहीं हुआ उससे, बड़ा सिंपल था। हाँ, गेम अवेयरनेस नहीं इतनी जल्दी आपको शायद आती है इंटरनेशनल क्रिकेट की, लेकिन क्या मॉडल होना चाहिए? अभी आपके पास काफ़ी टाइम है अगले T20 वर्ल्ड कप तक, ये ना हो आखिरी हफ्ते में टीम जा रही है। देखिए अहमद भाई, सबसे बड़ा एक इशू है जब आप कहते हो ना कि हमने एग्रेसिव क्रिकेटर खास करके बनाना है या ऐसा फास्ट बॉलर बनाना है, कब से स्टार्ट होता है? क्लब क्रिकेट से, अंडर 19 लेवल से। आपने क्लब क्रिकेट में भी देखा होगा, मैं टॉप लेवल क्लब्स की बात करूँ जो जहाँ से आप बेसिकली डिस्ट्रिक्ट खेलते, चलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करता हूँ, क्लब को छोड़ दें। डिस्ट्रिक्ट में भी एक लड़का जाता है, उसकी नेचुरल जो गेम है खेलने वाली, खास करके ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ, वो स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है, लेकिन बाहर से एक आवाज़ आती है 2 छक्के मार लेना नीचे खेलो बेटा, वो उसको डैमेज करती है साइकोलॉजिकली, क्योंकि वो इतना उसको स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है उस चीज़ का। यहाँ क्या होता है कि जब आप नेट के अंदर एक यंग लड़का लगा होता है ना बैटिंग करने, उसकी बैट का मिडल भी हो रहा है, पता लग रहा है शॉट सिलेक्शन क्या कर रहा है। हमारे ना एक थोड़ा सा अलमी है, हम कहते हैं जी वी में खेलो, वी अपनी जगह है, जब शॉट सिलेक्शन उसकी प्रॉपर मिड विकेट की है, रेंज मिड विकेट है, दैट मीन्स कि उसका बैट ठीक आ रहा है, उसकी बैट स्पीड अच्छी है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो। हम उसको काटते हैं उस वक्त, हम कहते हैं नहीं अगर क्रिकेट आपने अच्छी खेलनी है तो टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलो। टेक्स्ट बुक्स की मैं कदर करता हूँ, लेवल 2 की आज मैं कहता हूँ ना कि शायद अपने खेलने के टाइम पे अगर मैं लेवल 2 कर जाता, चले एक्सीडेंट अपनी जगह, लेकिन लिटरली शायद मेरा कैरियर लंबा होता फास्ट बॉलर का, जितना बायोमैकेनिक्स सीख लिया, कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मसला ये, अब जो क्रिकेट आपकी चल रही है, एबी डिविलियर्स सबसे बड़ा टेक्स्ट बुक के खिलाफ क्रिकेटर है, अगर मैं उसकी बात करूँ को एक पाँव पे खड़ा होकर छक्का मारने वाला, क्योंकि उसका बैलेंस पोजीशन अच्छी थी, उसका एक माइंडसेट बना हुआ था और उसी को साउथ अफ्रीका लेके चलता हुआ है। बिल्कुल, आपको वो करना पड़ता है, हम बिल्कुल ब्रांड में, इवन मैक्सवेल आउटसाइड ऑस्टम जाके स्वॉट करना, और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अब वो कप्तान फिर कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन डार्सी शॉट को आप देखें और फ्रेजर मैकगर्क को देखें, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंज हिटिंग, बड़ा सिंपल है। तो हमारे यहाँ तो इसको बिल्कुल ही हम दूसरे तरीके से दूसरे कैनवस में रख देते हैं। बट एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। मैं प्रोग्राम में अब ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कैसे हैं अमन भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे स्ट्राइक रेट्स को लेकर? अब जो हमने एक बहस छेड़ दी है T20 क्रिकेट की, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि आप ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स ढूंढें जिनके स्ट्राइक रेट जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से हों। बहुत अरसा हो गया कि हम बड़े कंफर्टेबल रहते हैं 130 120 के अंदर, लेकिन जो ही 130 से ऊपर कहीं टोटल जाता है तो हम बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं। अहमद भाई, स्ट्राइक रेट को बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक तरफ स्ट्राइक रेट को देखते हैं और दूसरी तरफ आप एवरेजेस को देखते हैं तो ये चीज़ जो है ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर आपने किसी को लाइसेंस दिया है कि यू आर ए पावर हिटर और आप उसको रोल दिया है कि आपने या इस हमें 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक ये यूटिलाइज़ करके देना, जो हमारा एक कमज़ोर एरिया है कि 7 से लेकर 15। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जब हम उसके स्टैट्स निकालते हैं, स्टैट्स में हम कहते हैं जी इसकी एवरेज कम है। तो जब आप एक दफ़ा पावर हिटर को ये लाइसेंस दे रहे हैं कि आपने जाके इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आपने जाके दूसरी, जिस तरह मैथ्यू हाइडन की बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि आप जाएंगे तो दूसरी टीम को बताना है कि यार वाकई उसको तहस नहस करना है, लेकिन आप दूसरी तरफ उसी बैटर को कहेंगे कि आपकी तो एवरेज ही 15 की है या आपकी एवरेज ही 20 की है, तो वो अगली दफ़ा जाएगा तो वो अपना स्ट्राइक रेट को देखेगा या एवरेज को देखेगा। आपके सामने मिसाल मौजूद है, मोहम्मद हारिस को आपने एक तरफ दिया कि आपने उसको पावर हिटर का रोल दिया है कि आप पावर हिटर करेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी अगर आप देखते हैं, शुरू के 2-3 प्लेयर जो हैं जो वो 130 पे करते हैं या 150, लेकिन जो 150 प्लस जिनका स्ट्राइक रेट है उनकी एवरेज मैटर नहीं करती। मैक्सवेल को आप देख लें, आप देखते हैं एक मैच में वो करते हैं तो 2-3 मैच में नहीं वो चलते, लेकिन कभी किसी ने उसकी एवरेज को डिस्कस नहीं किया। लेकिन हमारे क्या होता है, हमने आसिफ को देते हैं 8 बॉल का प्लेयर हमने बना दिया उसको कि 8 से 10 बॉल में वो खेलता था और वो मैच भी अगर जितवा दे बाद में पता चलता है जी उसकी तो एवरेज ही नहीं है। तो जब पावर हिटर्स को आप दे रहे हैं, एक तरफ स्ट्राइक रेट दे रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर आपने स्ट्राइक रेट को देखना है तो फिर आपने एवरेज को नहीं देखना। एवरेज आप सिर्फ उन प्लेयर्स की देखें जो आपके नंबर 3 तक आ रहे हैं, जिनको आपने पावर हिटर का रोल नहीं दिया हुआ, आपने उनको ये दिया है कि आपने जो फील्ड का है वो भी फ़ायदा, आपने दायरे का भी उठाना है और साथ टीम को भी लेके चलना है। अगर हम पहले नंबर से ही पावर हिटर को कहेंगे कि आपने 160 से करना है तो हमारा कोलैप्स होते भी कोई पता नहीं चलता कि हमारा कोलैप्स भी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पहले 3 प्लेयर हैं उनकी अगर आपकी स्ट्राइक रेट 130 तक भी है, जैसे बाबर आजम है और फ़खर जमान है, ठीक है, लेकिन जिनको आप लाइसेंस दे रहे हैं 150 का, तो उनकी फिर एवरेज को आपने नहीं देखा। इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साबिर, कि अगर आप बाबर जैसे प्लेयर को अपने T20 के प्लान्स में रख रहे हैं, हम तसव्वुर करते हैं कि रख रहे हैं, अभी तो नहीं पता कि आगे क्या होता है, तो फिर आपको उनके साथ कम से कम कोई ऐसा प्लेयर रखना चाहिए जो फिर उसको कैलकुलेट कर ले या उसको कॉम्पनसेट कर ले। हमारे यहाँ ये भी नहीं हो पाता, दोनों एक ही तर्ज के प्लेयर्स आ जाते हैं और वो फिर आप बॉक डाउन हो जाते हैं बीच में। देखिए, इसमें रोल बड़ा डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो मैनेजमेंट होती है, जो कोचिंग स्टाफ होता है, जो कैप्टन होता है, वो जब तक रोल डिफाइन नहीं करेंगे, इंडिविजुअल्स को रोल डिफाइन करें। देखें, बाकी टीमें हैं उनको अपने प्लेयर्स को रोल का पता होता है, और वो देखें अडेप्टेबिलिटी भी आप में कभी कभार होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव की अगेन हम बात करें, क्योंकि वो देखें कंडीशंस की। मैक्सवेल की बात करें तो कभी कभार अगर आप पावर हिटर भी हो तो आप समझते हो कि हमारे ज़्यादा विकेटें गिर गई हैं या 3-4-5 ओवर रहते हैं, तो ये भी आपको फिर अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर कंडीशन को। और बीच में देखें, तीसरे चौथे नंबर पे हमें एक ऐसा बैट्समैन भी चाहिए जो कि रन्स को एक्यूमुलेट भी करना जानता हो। सिर्फ और सिर्फ आपके 11 के 11 आपके पावर हिटर नहीं बन सकते। हाँ, जिस तरह आपके पावर प्ले है, हम लोगों ने बेताशा दफ़ा डिस्कस किया कि हम स्ट्रगल करते हैं पावर प्ले में। अभी आपको करना क्या है कि आपके पास ऐसे कुछ इम्पैक्टफुल प्लेयर हों जो कि कम से कम पावर प्ले यूटिलाइज करके दें। उसके बाद जो आपके मिडिल के ओवर्स हैं उसमें आपका एक प्लेयर ऐसा हो कि जो कि इनिंग को लेके चले, मगर फिर उसके साथ एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जिस तरीके के आपके ओपनर्स हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को देख लें, जो जिस तरीके से उन्होंने ODIs में हिटिंग की, जो आप उनका नया लड़का आया फ्रेजर, देखिए किस तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट डाला। पहले जो पहला T20 था, दूसरा था, तीसरा था, पहले 3-4 उन्होंने अपना काम कर दिया था। इवन हमने कमबैक भी किया, हमने हारिस रऊफ ने अच्छा, टू देयर क्रेडिट ये भी है कि अगर उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं भी होता तो वो इतना बिग बैश का एक्सपीरियंस कैरी कर रहे होते हैं कि वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं स्विच ऑन करने में। ये बड़ा इजी है। हमारा जो PSL है, PSL में ही हमें खिलाड़ियों को इस तरीके का ग्रूम करना चाहिए। देखिए, आपके ICC की तरफ से अंडर 19 का कोई T20 वर्ल्ड कप तो नहीं होता, या इमर्जिंग के कोई T20 वर्ल्ड कप तो नहीं होते। ये सारे हमारे ODIs के होते हैं वर्ल्ड कप ICC के, तो उसमें से हम लोग अपने प्लेयर्स को पिक करके हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में लेके आते हैं। कहीं ना कहीं से जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है PSL, उसके बेसिस पे आप लोगों को ऐसे कुछ प्लेयर्स हो, यंग लड़के, देखिए वो लड़के हों जो जिनको आप पता हो कि ये हमें कम से कम आने वाले 8-9 साल सर्व कर सकते हैं, और आपको पता, आपको अपना पूल बना ले। बहुत लंबा अरसा बता दिया आपने, बहुत लंबा अरसा बता दिया। हमारा इतना कैनवस तो हो नहीं पा रहा, लेकिन मेरे ख्याल से इसके लिए दिलेर होना पड़ेगा।
कि आप ऐसी पिचेस बना दें जिन पे 200 120 स्कोर हो रहा है, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम देखें कि 150 130 डिफेंड हो गए तो हम कह रहे हैं हमने बहुत अच्छी लीग करा ली है, बहुत अच्छे मैचेस हो गए। बिल्कुल, आपके पास मिक्स होना चाहिए पिचेस का। आपको दोनों तरह की क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। आपको 130-40 के अंदर भी मैच जीतना आना चाहिए, आपको 170-180 भी बनाने आना चाहिए, 200 करना भी आना चाहिए। और यही हमने देखा है, अगर हम यूएसए का वर्ल्ड कप देखें तो उसमें यही हुआ कि उसमें लो स्कोरिंग मैचेस भी हुए, थोड़ा सा पार स्कोर पे 160 तक भी गया टारगेट। और जब तक आप अपने आप को पुश करना नहीं जानते, वो टीम्स जिन्होंने बार बार 180 और 200 को टच किया, वही टीम्स को हमने देखा कि उनके बैटर्स में इतना कॉन्फिडेंस था कि एक बिलो पार पिच के ऊपर वो 150-160 कर सके, क्योंकि एक मेंटल कॉन्फिडेंस उनको था कि हम इससे ज़्यादा रन बना सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की क्रिकेट खेलनी बड़ी ज़रूरी है। और ऑब्वियसली जो मैं अगेन फिर वही बात करूँगी, जैसे हम प्लेयर्स की बात करते हैं कि उनका जो सैम्पल साइज़ होता है उसके अंदर वे ऑफ प्ले देखना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह टीम्स का भी होता है कि एक टीम का जो जर्नी रही है उस वर्ल्ड कप तक, चाहे वो 20 में से 20 मैच जीत गई है, पर अगर वो 20 पे से 20 मैच 140 करके जीती है, तो जब भी उसको 180-190 पे जाके पुश करना पड़ेगा, उस टीम को शायद प्रॉब्लम आएगा, जब अगर वो उन्हीं कंडीशंस में सारा वक्त मैच खेली है। पर वो टीम्स जिन्होंने दोनों जगह पर दोनों तरह की क्रिकेट में मैचेस जीते हैं, वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको 2 सालों के अरसे के अंदर करनी होती है, और उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक स्टेबिलिटी और अब तो चाहिए। आई थिंक मॉडर्न डे टी20 में टेल का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एवरीबॉडी कैन बैट। बिल्कुल, आप देख लेंगे टेल कहाँ है, 11वें नंबर तक 10वें नंबर तक प्योर बैटर्स, मतलब ऐसे ऑलराउंडर्स जो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट से और अपने अपने स्टेट से शायद ओपन या वन डाउन पे खेल रहे होते हैं, उन लोगों को वहाँ तक खिलाया जाता है। तो ये अब आपको देखना होगा। हाँ, जहाँ पे बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच हो, जहाँ पे 5-6 बैटर्स काम कर सकते हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि 3-4 नीचे से शायद आप स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिला लेते हैं, पर आजकल सबको ही बैटिंग बॉलिंग आती है। जहांगीर भाई, इसका रास्ता क्या है? अब आपको किस तरीके से ये प्लेयर्स, अगर जिस तरह सरा ने कहा कि 20-25 प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर लें कि अगले लंबे अरसे तक यही हमारे प्लेयर्स रहेंगे, हर दफ़ा तो इमरान नज़ीर नहीं मिलेगा, तो आपको ढूंढने तो पड़ेंगे। तो फिर क्या तरीका है कि आप एक क्राइटेरिया बनाए, किस तरीके से आप प्लेयर्स ढूंढ सकते हैं, खासतौर पर टी20 क्रिकेट को लेकर? देखिए, टी20 क्रिकेट के लिए एक तो आपको अपने डोमेस्टिक में टी20 को थोड़ी अहमियत दें, क्योंकि टी20 में देखिए हम वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं और हम वर्ल्ड नंबर 1 से नीचे आ रहे हैं। एक तो हमें एक पूल बनाना चाहिए प्लेयर्स का कि ये टी20 हमारे खेलेंगे। एक पूल बनाएं और उसमें जो आप कहते हैं कि पावर हिटर और जो क्रिकेट को लेके क्यूमुलेट कर सकते हैं, उनकी एक पूल बनाएं और उनको रोल डिफाइन करें। उसके अलावा आप डोमेस्टिक में जाएं। देखें, हमारे अभी भी जो क्रिकेट हो रही है डोमेस्टिक में, मेरा नहीं ख्याल कि एक तो वो टीवी पे नहीं आ रही, किसी को पता नहीं कि किस कंडीशन में कौन बैट्समैन किस कंडीशन में रन्स कर रहा है। इसी तरह मैं तो अब पिंडी इस्लामाबाद के मैचेस मैं खुद ग्राउंड में जाके देखे मैंने, मुझे तो कोई सिलेक्टर वहाँ पे नहीं नज़र आया कि जो ये देख सके ये कर क्या रहे हैं। देखिए, वहाँ पे डोमेस्टिक में अगर जाते हैं, अगर आप वहाँ पे जाके देखते हैं कि कौन सा बैटर किस सिचुएशन पे कौन से रन्स कर रहा है और कौन सी पिच पे कर रहा है। अच्छा, फिर सवाल ये भी है कि उसको वेट कितना देते हैं? फॉर एग्जांपल शादाब PSL जीते, फिर आपका ये वनडे चैंपियनशिप भी जीते एज अ कैप्टन, तो आपने कितना वेट दिया उनको? आपने नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। अभी देखें, मेरे ख्याल में शादाब कैप्टनसी जो कर रहा है अभी पिंडी की, मैं खुद जाके वहाँ पे मैचेस देखे हैं, उसने 1-2 बहुत दिलेराना फैसले भी किए हैं कि आप मैच वो हार भी सकते थे। अगर जिस तरह का उसने फैसला किया कि फ़ौरन टी के बाद उसने कहा है जी कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हमने 300 चेज़ करना है, और वो चेज़ करने जा रहे थे, उसमें उनकी विकेट्स भी गिर गई, 7 भी हुआ, लेकिन उसने एक कोशिश तो की ना मैच बिल्कुल इंटेंट दिखाया कि यार मैच जीतने के लिए जाना चाहिए, ना कि ड्रॉ के लिए जाना चाहिए। इसी तरह अगर आप देखें डोमेस्टिक में अभी जितने प्लेयर रन कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं कि किस कंडीशन में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है ये पिंडी के मैचेस में 3 आउट हो जाते थे 15 पे, और वहाँ पे आके मैं जो है उमर अमीन आके वो 150 करता है। इसी तरह इमामुल हक ने शॉट सिलेक्शन देख के हैरान रह गया कि ये 4 डे क्रिकेट में किस तरीके की शॉट सिलेक्शन। देखें, इमामुल हक ने जो रन्स किए हैं वो वाकई देखने के काबिल थे कि इमामुल हक ने कैसे रन्स किए हैं। उसको अभी हमने ना टेस्ट में खिला रहे हैं, ना वनडे में खिला रहे हैं। वो भी हमारे प्लान्स में नहीं है, वो प्लान में नहीं है। फिर यंगस्टर को देखें, मैंने तकरीबन ये पिंडी के सारे मैचेस जाके मैंने KRL में देखे हैं। आप वहाँ पे 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 15 पे या 3 आउट हो गए हैं या 15 पे 4 आउट हो गए हैं। वहाँ पे आके एक यंगस्टर है आकिब शाह, उसने जनाब स्टैंड दिया, 3 50s कर गई, 1 सेंचुरी कर 100 भी किया, डेब्यू 100 किया उन्होंने, डेब्यू 100 भी किया। और फिर आप देख लें बॉलर्स में देखें, बावलपुर के हैं मेहरान सावल, उनकी बॉलिंग जो डेड पिचेस हैं वहाँ पे भी वो आउट कर रहे हैं। तो वो कंडीशन को अगर वहाँ पे कोई जाके देखे तो वहीं से पूल निकलेगा। बाकी जो हमारे पास है हमने तो सबको ट्राई कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, हमने क्वालिटी भी नहीं ना देखी, बट साबिर जल्दी से प्रोग्राम क्लोज करना, आपसे पूछ लूँ, जिम्बाब्वे का टूर होने जा रहा है,
अब उसको हम मवाजना तो नहीं करेंगे, उसको हम वो नहीं बनाएंगे कि बैलेंस शीट उसमें क्या है, लेकिन मौका है। अब आप प्लेयर्स ट्राई कर लें ज़रा, जितने आपने करने हैं, यही मौका है आपके पास। सर बेहतरीन मौका है और पास में भी ऐसे मौके हमारे पास आ चुके हैं, मगर हम लोगों ने इसको यूटिलाइज़ नहीं किया। बाकी टीमें करती हैं, चाहे जिम्बाब्वे के टूर्स हों, आयरलैंड के हो, हॉलैंड के हों, तो और उनको खिलाड़ी काफ़ी मिलते भी हैं। जितने भी हमने इंडियन कुछ प्लेयर्स के नाम लिए तो वो इन्हीं टूर्स में से निकल के आए, चाहे संजू सैमसन हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, ये वही खिलाड़ी है जो जिम्बाब्वे के टूर से निकल के आए थे। हमारे पास बेहतरीन मौका है, हमारे पास काफ़ी ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको मौका देना चाहिए इस पर्टिकुलर ODIs में भी और T20 में भी, क्योंकि रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जब वो तीसरा T20 नहीं खेले कि हम लोग इस पर्टिकुलर, हम लोगों ने सारा जितना भी हमारा क्रीम था हमने इस दोनों टूर्स पे निकाला, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का, तो उस पर्टिकुलर क्रीम को आप चांसेस दें और प्रॉपर चांसेस दें। आप 3-3 पूरे मैचेस दें, हर लड़के को दें। तैयब ताहिर को अपने ODI में डाला, इसको तीनों ODIs खिलाए, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया है ये मिडिल ऑर्डर का जो हमारा प्रॉब्लम है, जो कि इफ्तिखार के ऊपर हिलाया किया, खुशदिल शाह के ऊपर हिलाया किया, RS सोहेल अभी रिटायर हो गए, मगर हमने काफ़ी चांसेस दिए। तैयब ताहिर यंगस्टर भी है, इमर्जिंग एशिया कप में अंडर 19 में परफॉर्म कर भी चुका है, स्पिनर्स को काफी अच्छा खेलता है, लंबे छक्के भी मारता है और इनको बिल्ड भी करता है। इस तरह के प्लेयर्स को चांसेस प्रॉपर तरीके से मौका बिल्कुल है। आपने सही नाम लिया, मेरे ख्याल से तैयब ताहिर अब डिजर्व करते हैं। बट साबिर, जहांगीर साहब और सना मीर, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। जिम्बाब्वे की सीरीज बड़ी ही अहम जरूर होने वाली है, क्योंकि एक मौका है कि आप नए प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं, चांस एक मिल सकता है आपको, आप एक नई बेंच स्ट्रेंथ बना सकते हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा कि हम किस हिकमत अमली के साथ इस सीरीज़ में जाते हैं। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।